नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि महंगाई पर सरकार का चौतरफा अटैक देखने को मिल रहा है। ड्यूटी फ्री 20 लाख टन क्रूड सोया तेल इंपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। वहीं ड्यूटी फ्री 20 लाख टन क्रूड सूरजमुखी तेल इंपोर्ट की भी सालाना इजाजत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 1 जून से 31 अक्टूबर तक शुगर एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा दी गई। तो ईटी नाउ स्वदेश पर कल ही हमने ये खबर दिखाई थी कि एक्सपोर्ट को प्रतिबंध किया जा सकता है और कल सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो दो अहम खबर जिस पर ईटी नाउ स्वदेश ने कल आपको दिखाया था और कल शाम के वक्त इस पर मुहर भी लग गई। एक, एक्सपोर्ट पर पाबंदी, शुगर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी खबर यह है कि खाने के तेल को फ्री इंपोर्ट की इजाजत दी गई है, क्रूड सोया तेल और क्रूड सूरजमुखी तेल को लेकर। तो ये एक बड़ी खबर है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मनोज जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट से हैं, धर्मेश भाटिया साहब हैं एमिरेट्स एनवीडी के, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नाने जी हैं, साथ ही टी नंद कुमार है, पूर्व कृषि सचिव है, और प्रणव वजोरिया है, डायरेक्टर है कॉम ग्लोबल के, और एस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल बिठलानी जी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले लेकिन बात खाने के तेल की कर लेते हैं। जिस तरह से खाने के तेल को सस्ता करने की कवायद शुरू हो गई है, हमारे साथ प्रणव वजोरिया है। प्रणव जी, क्या लग रहा है जिस तरह से खाने के तेल पर नकेल कसी जा रही है, क्या लग रहा है कि घरेलू बाजार में खाने के तेल अब आगे सस्ता हो सकते हैं? शायद क्रूड सोया जी शायद प्रणव के पास हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या खाने के तेल पर अब लगाम लगेगी, खाने के तेल की कीमतों पर, और आने वाले दिनों में सस्ता हो सकता है क्या सोया तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल की बात करें या फिर पाम तेल की बात करो, क्या इस फैसले का असर दिखेगा आने वाले समय में? नमस्कार विश्वमोहन जी। जहाँ तक यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की बात है, तो यहाँ पे अगर सनफ्लावर की हम बात करें तो वहाँ पे सप्लाई के कंसर्न्स जो हैं वो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के चलते बने रहेंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े जो हैं एक्सपोर्टर है और अभी वहाँ से सप्लाई के कंसर्न्स बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पाम और बाकी जो तेल है उनके आयात में बिल्कुल यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का असर जो है देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में अभी वैसे भी यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन साइड की बात करें तो जो आने वाला समय जो है वो अगले 3 से 4 महीने लीन पीरियड रहेगा दिवाली के पहले का, तो यहाँ पे डिमांड वैसे भी कम हो जाती है। और ऐसे में अगर ड्यूटी फ्री आयात यहाँ बढ़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कीमतों में जो बढ़त देखने को मिल रही थी उस पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल ये जो कदम है इसका असर खाने की तेलों की कीमतों पर जो है आने वाले 2 से 3 महीनों में देखने को मिलेगा और कीमतों में जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वन्ना जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है आने वाले समय में ये खाने के तेल सस्ता होंगे या इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ जाएंगे, उसका फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर आम कंज्यूमर्स को? विश्वमोहन जी, मुझे 2-3 फैक्टर्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स किए जाने की बात हो रही है और ये एक्शन में भी आ जाएगा। दूसरी चीज ये है विश्वमोहन जी, देखा जाए तो मस्टर्ड की अच्छी क्रॉप हुई है और ये यहाँ पे मार्केट में आ रही है। और तीसरी बात यह है कि जैसा मनोज जी बता रहे थे कि ये एक लीन पीरियड है, जब तक त्योहारी डिमांड जो कि हो सकता है कि अगस्त से रक्षाबंधन के साथ से शुरुआत होती है, तब तक हम कह सकते हैं कि क्लीन पीरियड रहेगा और सप्लाई साइड यहाँ पे स्मूथ होगा, चाहे वो देशी हो चाहे वो इंपोर्ट के तौर पे यहाँ पे किया जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा लगाम तो यहाँ पे लगेगा खाद्य तेलों में, और इसका ऑलरेडी इम्पैक्ट आया है। रिटेल्स में भी जो प्राइसेस हैं वो 6 से 7 रुपए तक यहाँ पे ऑलरेडी कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये फाइनल कंज्यूमर तक भी जो इसका असर है वो देखने को मिलेगा। और मलेशियन क्रूड पाम ऑयल में स्पेशली मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी कि वहां से आपको 8 से 10% तक की जो गिरावट है, अगर हम 1 से 1.5 महीने तक का टाइम पीरियड लें, वहां पे मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सोयाबीन। सोयाबीन थोड़ा सा भी स्टेबल लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्रूड पाम ऑयल में एक जो गिरावट है 10% तक की 1 से 1.5 महीने के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए फाइनल कंज्यूमर को भी एटलीस्ट 5 to 6% तक। हमारे साथ प्रणव वजोरिया जी भी हैं, डायरेक्टर है कॉम ग्लोबल के, सिंगापुर से जुड़ गए हैं। सर, क्या लग रहा है, ये सरकार ने जो फैसला लिया है क्रूड सोया तेल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट ड्यूटी तो खैर पहले से ही खत्म हो गई थी, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन जो सेस था एआईडीसी वगैरह या सोशल वेलफेयर चार्जेस उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या इससे आपको लग रहा है कि आने वाले समय में खाने का तेल सस्ता हो जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में?
यस, डेफिनेटली। ये न्यूज़ जब कल रात निकली थी उसके बाद भी इंटरनेशनल मार्केट उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। सनफ्लावर ऑयल का भाव पहले से ही ऊँचा है वॉर के कारण, सोयाबीन ऑयल का भाव भी ऊँचा है कंपीटिंग ऑयल्स और यूएस में जो बायोडीज़ल कैपेसिटी आ रही है उसके कारण। लेकिन ये न्यूज़ को लेके वो नहीं बढ़े हैं, तो इसका प्राइस बेनिफिट हमारे कंज्यूमर्स तक ज़रूर पहुँचेगा। एक दूसरी बात है कि अभी ये जो ड्यूटी हट गई है, सोयाबीन ऑयल इंडिया में पाम ऑयल से सस्ता हो गया है। चाहे इंटरनेशनल मार्केट में सीएनएफ बेसिस पे देखें तो सिर्फ $60 का फर्क है। सोयाबीन ऑयल $60 ज्यादा महंगा है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी जीरो हो गई है और पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी $95 है। तो लैंडेड बेसिस पे सोयाबीन ऑयल सस्ता हो गया है। ये देखकर भी पाम ऑयल को थोड़ा सस्ता होना पड़ेगा। उसके ऊपर से आज के दिन पाम ऑयल थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट की क्लैरिटी नहीं है। वो भी आने वाले हफ्तों में हमें मिलेगी, तो उसके बाद भी पाम ऑयल के भाव में थोड़ी रैशनलाइजिंग होगी। तो कंज्यूमर्स को आगे जाकर गवर्नमेंट के इस मूव के कारण और बाकी फैक्टर्स के कारण भी और सस्ता तेल मिलेगा। प्रणब, आपको कितना लग रहा है कितनी गिरावट यहाँ से और आ सकती है? करंट मार्केट पर अगर बात करें तो यहाँ के परसेंटेज टर्म में कितनी गिरावट आएगी अगले एक महीने में? आज के दिन आप देखेंगे तो क्रूड पाम ऑयल जो है बीएमडी पर वो लगभग 7,000 के पास में ट्रेड हो रहा है, विच इज वेरी वेरी हाई। यूजुअली ये इस लेवल पे आता नहीं है जब तक बहुत सप्लाई अनसर्टेनिटी नहीं हो, जो अभी इंडोनेशिया में है। तो 10 से 15% तक आगे वाले आने वाले महीनों में इम्प्रूव प्रोडक्शन के साथ, ये सोयाबीन ऑयल के ड्यूटी कट के साथ और इंडोनेशिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी के क्लैरिटी के साथ हम उतना गिरावट देखने की गुंजाइश रखते हैं। चलिए, हमारे साथ टी नंद कुमार साहब भी हैं, पूर्व कृषि सचिव है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, महंगाई को लेकर जिस तरह से लगातार चौतरफा फैसले हो रहे हैं, एक के बाद पहले गेहूं एक्सपोर्ट पर को बैन किया गया, अब चीनी एक्सपोर्ट को बैन अब 1 जून से बैन करने का ऐलान कर लिया गया है और जो 100 लाख टन की लिमिट भी चालू सीजन के लिए तय हो गई है। खाने के तेल पर लगातार कोशिश की जा रही है। पहले इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से क्रूड प्रोडक्ट पर, क्रूड खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म थे और अब जो एग्री इंफ्रासेस वगैरह थे वो भी हटा दिया गया। क्या लग रहा है, इन कदमों से महंगाई आगे कम होगी क्या, नंद कुमार साहब? नहीं, महंगाई अभी के लेवल से जरूर थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3 चीजें महंगाई बढ़ाने के लिए कारण रहा है। एक तो इनपुट में जो दाम बढ़ोतरी हुई थी, इनपुट के खास मतलब डीजल और फर्टिलाइजर दोनों प्राइसेस की आप देखेंगे तो ये वाजिब था कि थोड़ा बहुत दाम बढ़ जाएगा। दूसरा, मार्केट जो यूक्रेन में परेशानी हुई थी उससे गेहूं और एडिबल ऑयल के दोनों मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हो गए और इंडिया में एडिबल ऑयल का जो डिमांड है उसका करीब 1/3 या इवन 40% तक पाम ऑयल और सोया पूरी करता है जो इंपोर्ट होते हैं। और इंडोनेशिया की जो पॉलिसी है जिसके बारे में जिक्र हुई थी, उसके चलते भी यहाँ एडिबल ऑयल के ऊपर थोड़ा प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तीसरा है जो क्लाइमेट है और हमारी जो गेहूं का क्रॉप है वो अनुमान से कम इसलिए हुआ, और जितना कम हुआ इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है बिटवीन ट्रेड एंड गवर्नमेंट, बट क्लियरली ये है कि कम हुआ है। और ये टेम्परेचर फरवरी मार्च में जो टेम्परेचर ज्यादा हो गया उसके वजह से है। ये तीनों फैक्टर्स को हम अभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है कि ड्यूटी कम करें और अवेलेबिलिटी ज्यादा करें, सप्लाई बढ़ा दें, या जो सप्लाई है वो बाहर जाने से थोड़ा कंट्रोल रखें। और 35 मिलियन टन शुगर प्रोडक्शन में करीब 24-25 का डोमेस्टिक कंजम्पशन अनुमाना जाता है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन का ये मकसद ये है कि भाई 10 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चूंकि गेहूं में शायद उनको ये अंदाजा नहीं हुआ कि कितनी गेहूं बाहर जाएगी और हम कैसे फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, चूंकि उनके पास उस समय कोई स्पेसिफिक डेटा या कंट्रोल था नहीं, तो इस बार उन्होंने ये कह दिया कि भाई शुगर का एक्सपोर्ट फूड मिनिस्ट्री का परमिशन से होगा। इसका मतलब है कि ऑन अ डे टू डे बेसिस आपको ये मालूम है कितनी शुगर बाहर जाने वाले हैं। लेकिन शुगर के बारे में ये भी कह दूं मैं कि अब जून जुलाई अगस्त महीना में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानसून आएगी और शुगर नॉर्मली उन 3 महीनों में बहुत कम पोर्ट से निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से जरूर इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, खास करके फूड इन्फ्लेशन जो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है।
लेकिन ये नहीं उम्मीद करना है कि ये 3-4 स्टेप से अब ये पुराना जो लेवल है उस पे आएगा। ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो जरूर इस पे इम्पैक्ट करेगा, और जब पाम ऑयल के बारे में क्लैरिटी आएगी तब आप देखेंगे कि एडिबल ऑयल प्राइसेस थोड़ा और सॉफ्टन होंगे। ओके, चलिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी साहब भी हैं, एस्ट्रा के चेयरमैन हैं। सर, कल आपसे बात भी हो रही थी और हमारी रिपोर्टर बता भी रही थी मेघना कि शाम तक नोटिफिकेशन आ गया और उसी के मुताबिक नोटिफिकेशन भी कल देर रात आया। क्या सरकार का जो ये फैसला 1 जून से लगाने का, इससे अच्छा वक्त मिल गया है? कुछ अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा एक्सपोर्टर्स के बीच में? नहीं, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा। जैसे अभी जेंटलमैन ने बताया कि गेहूं में जो हुआ था वो शुगर में न हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये प्रिकॉशनरी स्टेप है। और ऐसा है कि गेहूं जो रहता है व्हीट फार्मर्स लोगों से जाता है, और ये शुगर तो क्या है कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस फैक्ट्री है जहाँ पे जीएसटी रजिस्टर्ड है, काफी रजिस्ट्रेशन है, तो उनके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1956 सेक्शन 3D पे लगा सकती है, जो उन्होंने अच्छी तरह से यूज किया है। तो ये एक सिस्टमेटिक काम हो जाएगा कि जिससे गवर्नमेंट ये भी प्रिकॉशन लेगी कि 100 लाख टन के ऊपर भी ना हो और 100 लाख टन कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये बिल अच्छा काफी क्लियर हो गया है। लोग डर डर के बिजनेस कर रहे थे कि मैं कहीं बिजनेस करूं और कभी बैंड आ जाएगा तो मेरा शुगर नहीं जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा। अब जबकि वेरी क्लियर हो गया कि 100 लाख टन अलाउ करेंगे, फिर तो अब बिजनेस जो है उल्टा एक स्ट्रांगनेस से आ गया। और उल्टा ये जो है कि ये इंटरनेशनल मार्केट को मैसेज गया है कि इंडिया विल नॉट सेल मोर देन 100 लाख टन फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी मार्केट आज शाम को लिफे और नाइबोट पे भी असर पड़ेगी और ऊपर हो सकती है, और जल्दी ये हो सकता है 15 जून या 30 जून या मे भी 15 जुलाई तक मैक्सिमम 100 लाख टन एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। आज एक खाद्य सचिव की 12:15 बजे बैठक भी है। क्या सिर्फ एक्सपोर्ट जो पाबंदी लगने वाली है 1 जून से, क्या उस पर भी वो बयान देंगे या कुछ और भी? मार्केट सेंस क्या कह रहे हैं सर? नहीं, ऐसा है कि सुधांशु पांडे साहब जो है वो क्या कहेंगे वो कहने की तो मेरी ये भी नहीं है, पर उनके साथ जो भी आपके क्वेरीज रहेगी मीडिया की, तो वो मीडिया के क्वेरीज को जवाब देंगे। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और हम तो आहिस्ता वी आर वेलकमिंग इट। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस से कोशिश करेंगे आपका रिएक्शन ले कि क्या कुछ फैसला होता है, उस पर क्लैरिटी भी अगर कुछ जरूरी होगी तो वो भी अपने खाद्य सचिव साहब देंगे। शुक्रिया विठलानी जी आपका, प्रणव आपका और नंद कुमार जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और एक अहम खबर पर अहम दिन आपने अपनी राय रखी। चलिए वापस से अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। हमारे साथ किशोर नारने जी और धर्मेश भाटिया भी हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तेजी नहीं टिक पा रही है। गोल्ड में खरीदारी आई थी लेकिन वापस से अब आज दबाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स भी आज हल्की मजबूती दिखा रहा है। किशोर सर, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में ये तेजी टिकती क्यों नहीं है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। आई थिंक यहाँ पे जैसा आपने बताया कि ये बेसिकली गोल्ड का चाल नहीं है। पिछले हफ्ता 10 दिन से आप देखेंगे या स्पेशली 1 महीने से भी देखेंगे तो जो वापस इंडिया में जो 50,000 51,000 का जो लेवल्स हम लोग देख रहे हैं वो खास करके रुपी के डेप्रिसिएशन के वजह से आपको डोमेस्टिक मार्केट्स में ये लेवल्स देखने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज तो एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो 1850 के आसपास है, जो करीब करीब $100 के नीचे है एक्चुअली। और जो हालांकि जो शॉर्ट टर्म का मूवमेंट्स भी मोस्टली करेंसी डिपेंडेंट है, जो थोड़ा बहुत डॉलर में मजबूती है उसके वजह से जो गिरावट दिखता है, थोड़ा बहुत जो करेंसी का मूवमेंट्स की वजह से डे टू डे का मूवमेंट्स आ रहा है। खास करके अभी फिलहाल के लिए इस रेंज से बाहर निकलने के लिए कोई ट्रिगर्स बचा नहीं है अनटिल अनलेस कुछ मेजर डेवलपमेंट होता है, इधर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट में है या कोई सेंट्रल बैंक का स्टैंस में कुछ बदलाव आता है तो ये रेंज से बाहर निकलेगा। तब तक आई थिंक ये बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म आप अगर देखें तो प्रॉब्ली इंट्राडे के लिए एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट्स नहीं है, 51-200 के आसपास आप टारगेट्स रख सकते हैं। 50,750 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी स्मॉल शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्ले
rather than any directional. धर्मेश जी, आप तो लगातार यहाँ पर मंदी की राय दे रहे थे, क्या लग रहा है अभी भी आप कायम हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट अभी और बाकी है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड में जो स्पाइक दिखने मिला तो टेम्पररी स्पाइक था, इसको बुल ट्रैप भी कहते हैं। अगर आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये 1850 1870 तक जाता है और डाउन साइड फिर से 1800 के स्तर पे आके रुक जाता है। तो अभी करंटली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको शॉर्ट करने की मौका मिल रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 50-800 से 50-500 के स्तर आपको सोने में और चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि 60,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। दोनों कमोडिटी में मंदी में हूँ। मुझे लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था वो काफी ईज आउट हो चुका है, अभी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में वोलेटिलिटी काफी आ रही है अच्छी खासी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस कारणवश आपको स्पेशली गोल्ड यानी जो सेफ हेवन बाइंग में आपको यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, अब अगर करंट लेवल की अगर बात करें 51,000 के ठीक नीचे हैं, मनोज जी क्या कॉल बन रहा है गोल्ड में आज? बिल्कुल विश्वमोहन जी, गत सप्ताह भी मैंने जैसा बताया था कि सोना और चांदी दोनों ही काफी ओवरसोल्ड जोन में है और सोना फिर एक बार 1850, चांदी $22 तक के जो लेवल से वो टेस्ट कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और हम उन्हीं लेवल के आसपास जो है दोनों कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे आज दबाव जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि FOMC के जो मई मंथ के मीटिंग के मिनट्स आने हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो डायरेक्शन है सोने और चांदी का वो चेंज होता हुआ दिख रहा है और जो मजबूती है वो ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ सेशंस में, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो लगातार कमजोर आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में भी फिर एक बार कमजोरी देखने को मिल रही है और बॉन्ड यील्ड जो है वो भी कूल्ड ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक टेम्परेरी गिरावट देखने को मिल रही है। मेरा मानना है ये अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिहाज से। 50,950 के स्तर पर इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हैं। 50,770 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 51,350 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं मेरा मानना है कि अगर थोड़ी लंबी अवधि की बात करें तो सोना फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में $1,900 के पार जो है वो जाता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे गिरावट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। आगे यहाँ पे मजबूती जो है वो आने वाले समय में फिर देखने को मिल सकती है। जी, आपका चांदी को लेकर क्या टारगेट है? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड के इसमें थोड़ी सी रिकवरी इसमें भी दिख रही है। जैसे गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक बार 51,200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वैसे ही चांदी में मुझे लग रहा है कि 62,000 का एक लेवल है जहां पे बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे 62,600 तक का जो लक्ष्य है उसको लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 61,700 का। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 101.50 101.25 के करीब एक सपोर्ट लेगा ये, तब तक मुझे लग रहा है कि इसका जो फायदा है एक फॉल का वो मिलना चाहिए यहाँ पे बुलियन काउंटर को। और ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में तेजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मंदी आ सकती है बिफोर फेड एक नीज अप रिएक्शन आएगा। किशोर सर, क्रूड को लेकर क्या लग रहा है? वापस से रफ्तार दिख रहा है, $115 के आसपास है ब्रेंट का भाव, क्या करें? आई थिंक सी विश्वमोहन, सप्लाई साइड इश्यूज अभी भी इसमें लगातार है कि ग्लोबली सप्लाई बढ़ नहीं पा रहे हैं। रशियन ऑयल धीरे धीरे, मतलब जो बायर्स है रशियन ऑयल के, वो धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूरोपियन एम्बार्गो है रशियन ऑयल के ऊपर, अभी इमीडिएटली तो दिख नहीं रहे हैं बट कहीं ना कहीं इंटेंशन तो है। दूसरी बात है कि यूएस का ड्राइविंग सीजन है और खास करके जो अभी मेमोरियल डे वीकेंड आ रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड वहां पे रह सकता है। जून 1 से जैसा शंघाई और जो शेंजन संबंधित जो चाइनीज सिटीज जो लॉकडाउन हुआ है उनको धीरे धीरे खोला जाएगा, तो वहां से डिमांड वापस रिवाइवल आएगा। तो डिमांड साइड बहुत ही स्ट्रांग है। तो क्रूड में मैं बाइंग का ही सलाह दूंगा। 8570 के आसपास बाइंग लेवल बन सकता है। 8520 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 8670 8675 तक है, और अगर थोड़ा भी पोजिशनल है तो प्रोबेबली आपको 8800 8850 तक भी अपसाइड जा सकता है। धर्मेश जी, आप सहमत है किशोर सर से? आपको भी लग रहा है कि बाइंग का मौका है अभी क्रूड में? डेफिनेटली मैं भी किशोर से काफी वाकिफ हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, ना कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, बट बाकी सारे साधन इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें शॉर्ट टर्म रैली अराउंड 200 से 250 रुपए की रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अराउंड 118 से 119 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। इस काउंटर पे मैं मंदी करने की रेकमेंड नहीं दूंगा। सेम मैं नेचुरल गैस में काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम से भी कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 2 महीने से ये शो पे मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल गैस में तेजी करिए, अच्छा मौका मिलेगा, और ऑलमोस्ट 700 के स्तर फिर से आ चुके हैं। इसमें बरकरार है तेजी। 720 से 750 के स्तर आपको गैस में देखने मिल सकता है।
शुक्रिया धर्मेश जी आपका, किशोर सर आपका, वंदना जी आपका और मनोज जी आपका। आज वक्त कम था, कुछ अहम खबरें थी, आगे आपसे आगे भी बात होगी। चलिए, लेकिन जाते जाते एक अहम खबर बता दूं कि कॉटन की रिकॉर्ड तोड़ तेजी से मिलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महंगे कॉटन के कारण मिलों ने अपना उत्पादन 20 से 25% कम कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी से। खुशबू, बताइए क्या खबर है? कॉटन की बढ़ती कीमतों की वजह से कई जो छोटी मिलें हैं उनमें काम बंद पड़ रहा है। कई ऐसी मिलें हैं जो हफ्ते में अब सिर्फ 4 से 5 दिन ही काम कर रहे हैं, यानी 2 से 3 दिन उनकी मिलें बंद रह रही हैं क्योंकि कॉटन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वे खरीद नहीं पा रहे हैं। दक्षिण भारत में कई ऐसी छोटी मिलें हैं जिनके पास जो पहले क्रेडिट पर कॉटन खरीदा करती थी, लेकिन अब उनके पास उस तरह का क्रेडिट नहीं बचा या उस तरह की फंडिंग नहीं बची है कि वे कॉटन खरीद सके इतने ऊँचे भाव पर। कई ऐसी मिल्स हैं जिनका प्रोडक्शन 20 से 25% घट चुका है। वहीं गुजरात की जो मिलें हैं उनका प्रोडक्शन 40 से 45% तक घट चुका है। कई ऐसी मिलें हैं जिनके पास कॉटन की इन्वेंट्री सिर्फ 15 से 30 दिन की बची है क्योंकि वे नए कॉटन या नया कॉटन नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके पास उस तरह की क्रेडिट या फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि खास तौर पर टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 25,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन की मांग की है सीड टेक्नोलॉजी के लिए, कॉटन सीड टेक्नोलॉजी के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में जो यील्ड है कॉटन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है या उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अगर ग्लोबल एवरेज देखिए तो 800 किलो प्रति हेक्टेयर का एवरेज है। भारत में 450 से 500 किलो का ही औसत चल रहा है प्रति हेक्टेयर के यील्ड का। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले 6 महीने में 30 से 40 लाख बेल्स जो कॉटन के हैं उसकी कमी महसूस की जा सकेगी। और वहीं कुछ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं उनका कहना है कि जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। प्री कोविड लेवल से देखें तो 60 से 80% तक की बढ़त देखने को मिली है प्री कोविड लेवल से एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल के, जिसकी वजह से डोमेस्टिक भाव में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और छोटी मिलों या अन्य मिलों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है और वे अब प्रोडक्शन घटा रही हैं काफ़ी ज़्यादा। शुक्रिया खुशबू, ये डिटेल्स